जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल। आप सभी का यथोचित अभिवादन, आप सभी को मेरा अभिनंदन। हर बार मंगलवार को शाम को 5 बजे आपके लिए ये जो प्रोग्राम लेकर के आता है, जिसमें हम बहुत अलग अलग तरीके की बातें करने वाले हैं, क्योंकि हम उन चैनल्स की तरीके से अपने आप को प्रोपोगेट नहीं कर रहे हैं जहां पर मुझे कहना अजीब सा लग रहा है, लेकिन हाँ, ये आजकल चल रहा है। टीवी न्यूज़ चैनल्स पर भी जब हम देखते हैं कि एक डिबेट में 5-6 लोग होते हैं और तकरीबन हिंसा जैसी परोसी जाती है और बड़े चाव से हम उसे कैसे देख लेते हैं, शायद मुझे ठीक से समझ नहीं आता। ठीक वैसे ही आजकल बहुत से ऐसे लोग हो गए हैं जो हिंदुस्तान को, नेतृत्व को, विचारधाराओं को गाली दे करके अपने व्यूज बढ़ाना चाहते हैं, अपने साथ में लोगों को जोड़ना चाहते हैं। और हमें लगता है कि ये सही भी है, और वो इसलिए सही लगता है क्योंकि हमने बेसिकली अपने आप को समझा नहीं। अपने आप को समझने से मेरा मतलब भारत को समझने से है। भारत को ठीक से नहीं समझा है। ठीक से इसलिए नहीं समझा है क्योंकि हमको जो 2 लाइन लिखाई गई, हमने हिंदी में पढ़ा होगा कि पल्लवन हुआ करता था, यानी कि 2 पंक्तियों को पूरा एक पैराग्राफ में, पूरा एक पेज में कैसे विस्तार किया जा सकता है। लेकिन हमें वो 2 लाइन पढ़ाई जा रही हैं और 2 लाइन में जो जो लिखा हुआ है हम उसे एज इट इज वैसे ही समझना भी जा रहे हैं, जबकि भारत की बात ऐसे नहीं समझी जा सकती है। जो सहस्त्रों वर्षों की कहानी है उसे आप हर बार 2 लाइन में समझाने की कोशिश करेंगे तो कैसे समझाएंगे। यही इस चैनल का मोटिव है। जरा उन बातों को जरा विस्तार दिया जाए, उन्हें तूल ना दिया जाए, उन्हें विस्तार दिया जाए। दोनों बातों में जरा अंतर होता है। गाली देकर के हमें अपने आप को तैयार नहीं करना है, अपने आप को समझ करके और उसके बाद में स्वतः स्फूर्त होकर के अपने आप को तैयार करना है। और इसी के साथ साथ ये सब बातों को कहते हुए मेरा आप सभी से एक बार फिर से निवेदन है। कल के कार्यक्रम में भी मैंने ये निवेदन आपसे किया था, आज फिर करता हूँ, क्योंकि ये हमें चाहिए। बिना उसके हम लोग सस्टेन करने में जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, उससे निकलना चाहते हैं। आज 5 महीने से ज़्यादा समय हुआ है, करीबन 5.5 महीने हमें हुआ है जम्बू टॉक को शुरुआत किए हुए। आप सभी से निवेदन है कि इस जर्नी में आपने जो सहयोग दिया है, उस सहयोग को थोड़ा और बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस काम को भी थोड़ा और गति मिले, इसे थोड़ा और बढ़ाया जाए, इसे थोड़ा सा और समृद्ध किया जाए, कुछ और नए लोगों को इसमें जोड़ा जाए, एक टीम बनाई जाए। सिंगल हेडेड प्रोजेक्ट नहीं रहे, एक टीम बने। उस टीम के लिए आप लोगों का साथ आवश्यक है। और इसीलिए मैंने कल भी कहा था, आज भी कहता हूँ कि अगर आप में से लगता है कुछ लोगों को भी गिलहरी जैसा कुछ सहयोग देकर के, और मैं बिना किसी लपक झपक के कहना चाहूंगा कि मैं आर्थिक सहयोग की बात कर रहा हूँ, द फाइनेंशियल सपोर्ट विच इज एक्चुअली मच नीडेड इन दिस टाइम। हमेशा से रहा है, लेकिन 5 महीने अपने दमखम पर चलाया कुछ लोगों ने, सुदर्शन राव जी जैसे, अनिल बजाज जी जैसे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सपोर्ट किया। आज आवश्यकता है केवल भारत से बाहर के नहीं, बल्कि भारत में रहने वाले लोग भी मासिक रूप से या एक साथ, जैसा भी आपको समझ में आए, आपके अनुसार वो सहयोग हमें ज़रूर भेजें, क्योंकि उसके बिना इन चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। बहुत मुश्किल आती है, इतना आसान नहीं है इन अब्राहमिक चैनल्स में अपने आप को टिकाए रखना, इस वामपंथी सिस्टम में अपनी घुसपैठ बनाना, अपनी पैठ बनाना। ये इतना आसान नहीं है, लगता ज़रूर है। आज भी आप देखेंगे बहुत सारे हमारे चैनल्स हैं राष्ट्रीय विचारधारा वाले, आपको लगेंगे कि आप बहुत हो गए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के चैनल्स के मुकाबले हमारे आज भी लोग केवल 10% से भी कम काम कर रहे हैं, जिसे बहुत बढ़ाने की आवश्यकता है। वो तब तक नहीं बढ़ सकता जब तक हर तरीके से सपोर्ट नहीं मिले समाज का, क्योंकि ये चीजें समाज के साथ में संतुलित हो रही हैं। खैर, अच्छा लगेगा अगर आप हमारी इस मुहिम में, हमारे अभियान में हमारा सहयोग समर्थन निरंतर बना के रखेंगे। लिखिएगा हमें अगर आपको कुछ असुविधा हो ऐसा कुछ भी करने में। मेल आईडी जो है वो मैं आपको प्रोग्राम के बीच में भी दिखाऊंगा, और लिंक्स में भी दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, चैनल के अबाउट पेज में भी दिया हुआ है। आइए शुरुआत करते हैं। हर मंगलवार की शाम इस बार भी हर बार की तरह प्रोफेसर महावीर प्रसाद जैन जी हमारे साथ में होंगे। आइए स्वागत करता हूं मैं महावीर जी जैन साहब का। नमस्कार प्रोफेसर साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी, आज हम लोग फ्रेंच इंडोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। पिछली बार हमने ग्रीक इंडोलॉजी के बारे में बात की थी और बहुत ही बेहतरीन बात हमारे बीच में महावीर जी हुई थी, क्योंकि लोगों को मालूम नहीं है कि भारत के भक्त कहाँ-कहाँ बसे हुए हैं। फ्रांसीसी लोगों के बारे में जो हिंदुस्तान आए, यहाँ रच गए, यहाँ बस गए, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सनातनता, यहाँ के
सभ्यता में जिन्होंने वो देखा जो कहीं और नहीं दिखाई दे सकता। महावीर जी। नमस्कार निधीश जी, सभी श्रोता बंधुओं को नमस्कार। देखिए, ये जो फ्रेंच इंडोलॉजी का प्रारंभ हुआ है, तो इस सारी प्रक्रिया की शुरुआत वैसे 1453 से हुई। हमें इतिहास हिस्ट्री के लिए कहा जाता है कि हिस्ट्री डज नॉट बिगिन इन द मिडल। कोई भी चीज बीच में शुरू नहीं होती है, उसके पीछे एक और इतिहास होता है, एक भूमिका होती है। तो ये सारी प्रक्रिया जो शुरू हुई वो 1453 में तुर्की ने कुस्तुंतनिया, जो कि पूर्वी रोमन साम्राज्य की, जिसको बाइजेंटियम की एम्पायर नाम दिया जाता है, उसकी राजधानी थी। तो उस राजधानी पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया। तो ये जो स्थान है कुस्तुंतनिया, यहां से होकर के और भारत का व्यापार यूरोप के देशों के साथ में हुआ करता था। यानी ये वो जगह है जहां से एशिया से यूरोप में क्रॉस किया जाता है। तो ये यूरोप से भारत का जो व्यापार होता था, तो उसके रास्ते में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था और तुर्कों ने उस पर अधिकार कर लिया। जब तुर्कों ने इस पर अधिकार कर लिया तो भारत के साथ जो यूरोप का व्यापार होता था उसमें व्यवधान उत्पन्न हुआ। तो ये इस तरीके से सारी बातों की शुरुआत हुई। और इसके बाद में जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में शुरू में मैं एक बात बताऊं कि जो यूरोप के देशों का संबंध भारत के साथ में स्थापित होना शुरू हुआ, उसकी शुरुआत जो कि वास्को डी गामा उसके भारत पहुंचने के साथ में हुई। तो इसमें एक व्यापार और धर्म प्रचार और साम्राज्य स्थापना, इसका त्रिकोण इसमें था। वैसे मैंने अभी आपसे जिक्र शुरू किया कि 1453 से प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन वास्को डी गामा भारत आकर के पहुंचा 1498 में। तो इस घटना के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जब भारत से यूरोप आने का रास्ता, जब उसमें व्यवधान उत्पन्न हुआ तो यूरोप के लोगों को ये चिंता हुई कि भारत के लिए कोई एक ऑल सी, केवल समुद्र से होकर के भारत पहुंचा जा सके, तो ऐसा एक रास्ता ढूंढा जाए। हम में से अधिकांश को ये बात मालूम होगी कि इसी से अमेरिका की भी जानकारी हुई और अमेरिका पहुंचने के 6 साल बाद में फिर भारत के लिए भी अफ्रीका का चक्कर लगा करके, और जिसको ऑल सी रूट कहा जाता है, तो वो ऑल सी रूट इसका पता चला। तो ये जो घटना है, इसके साथ एक बात जो हुई वो बताना जरूरी है। 1492 में स्पेन के लोग अमेरिका पहुंचने में सफल हुए थे। हुआ यह था कि स्पेन के लोगों ने यह सोचा कि ये पता चला था थोड़े समय पहले कि दुनिया गोल है, और दुनिया गोल है तो अगर हम पश्चिम में अटलांटिक महासागर लगातार चलते जाएं तो
भारत और चीन पहुंच जाएंगे। तो ये सोच करके और उनका जहाजी बेड़ा वो पश्चिम की ओर रवाना हुआ। और पश्चिम की ओर रवाना होते हुए हुआ ये कि रास्ते में अमेरिका था, तो इसका उनको पता नहीं था। और अमेरिका पहुंचे तो शुरू में तो ये लगा कि वो भारत ही पहुंचे हैं, और इसलिए उन्होंने यहाँ के निवासियों को भारतीय नाम दिया। और इसलिए आज तक भी अमेरिका के जो मूल निवासी हैं वो रेड इंडियन के नाम से जाने जाते हैं। तो स्पेन के लोग तो पहुंच गए अमेरिका, और अमेरिका जब स्पेन के लोग पहुंचे तो इस समय अमेरिका के लोग पहुंचे थे 1492 में, और इस समय 1493 में रोम का पोप था अलेक्जेंडर सिक्स। उस अलेक्जेंडर सिक्स ने एक घोषणा की, उसने एक अधिकार दिया कि दुनिया को दो हिस्सों में बांटा जाता है, और पूर्व की ओर अफ्रीका से पूर्व की तरफ का जो व्यापार का अधिकार है, जो व्यापार करने का अधिकार है, और व्यापार करने के साथ साथ साम्राज्य स्थापित करना, व्यापार की तो बात इसमें आई नहीं, इसमें तो साम्राज्य स्थापित करना, इस तरह से धर्म फैलाना, ये और कहा गया। उस एडिक्ट के अंदर एक आदेश था, आदेश पत्र। उस आदेश पत्र में कहा गया था कि तुम कैसे भी धर्म फैलाओ, मारो काटो कुछ भी करो, लेकिन तुमको धर्म फैलाना है, और इसके साथ तुमको साम्राज्य स्थापित करना है, और इसके साथ तुमको गुलाम बनाने हैं। तो ये सारा का सारा अधिकार, आप भाषा देखिए, 3 बातें हैं उसमें, साम्राज्य बनाना है, और धर्म फैलाना है, और गुलाम बनाने हैं। तो ये इस तरह का अधिकार उसने, जो अफ्रीका के पश्चिम का इलाका है उसके लिए तो दिया स्पेन को, और अफ्रीका के पूर्व के क्षेत्र के लिए अधिकार दिया पुर्तगाल को। और इस तरह से इन दोनों देशों ने ये अपना जो प्रोसेस है वो शुरू किया। और फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि हमें, क्योंकि ये हमारा विषय नहीं है, लेकिन स्पेन ने बेहिसाब अमेरिका में लूट मचाई और बहुत ही गलत तरीके से वहाँ के लोगों का ईसाईकरण किया। और इसके 6 साल बाद में वास्को डी गामा ये दक्षिण भारत में आकर के पहुंचा, कालीकट का जो स्थान है वहां आकर के पहुंचा। और कालीकट ये आकर के पहुंचा तो उसने फिर वही तरीके ये पुर्तगालियों ने भारत में अपनाए, और भारत के अंदर उन्होंने, क्योंकि उनके पास में शस्त्र बल था, उनके पास में ज़्यादा आधुनिक हथियार थे, और इससे भी बढ़कर के बात यह थी कि एक बार जब एक ऑडेसिटी, जिसको कहते हैं हिम्मत, जब कुछ लोगों में होती है तो उस हिम्मत के कारण वो कुछ भी कर गुजरते हैं। अब आप देखिए कि पोप ने अधिकार दे दिया और 2 छोटे छोटे देशों को अधिकार दिया, स्पेन को और पुर्तगाल को, और इन छोटे छोटे देशों ने जो तबाही मचाई हुई है उसके कारण दुनिया भर में, दुनिया के बहुत बड़े हिस्से में यूरोप के देशों का, शुरुआत तो इन 2 देशों ने की थी, लेकिन बाद में फिर दूसरे देश भी शामिल हो गए। तो यूरोप के, दुनिया के कई देशों में अधिकार की शुरुआत हुई, और इस तरह से पूरे के पूरे उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में यूरोप के लोगों का अधिकार स्थापित हो गया, पूरे अफ्रीका में यूरोप के लोगों का अधिकार स्थापित हुआ, एशिया के कई देशों में उनके अधिकार की शुरुआत हुई। तो इस तरह की प्रक्रिया जो है केवल 2 छोटे छोटे देशों के द्वारा शुरू की गई थी, और उसके बाद में फिर यूरोप के दूसरे देश इसमें शामिल हुए थे, और उसका परिणाम क्या हुआ ये हम सभी लोग जानते हैं।
तो पुर्तगाल ने भारत में आने के बाद में जो अपना राज्य कायम किया, और उसने शुरुआत की थी लंका से। लंका के काफ़ी इलाके पर अधिकार कर लिया और वहाँ ज़बरदस्ती लोगों को ईसाई बनाया गया। कई सारे वहाँ के मंदिर ये तोड़े गए, कई मंदिर वहाँ ये बौद्ध मंदिर थे उनको नष्ट किया गया। और इसके बाद में इसी तरह से उन्होंने जहाँ भारत में अधिकार स्थापित किया था वहाँ भी ये सब कुछ किया, और यहाँ के लोगों को ज़बरदस्ती उन्होंने ईसाई बनाया, और बिल्कुल मार काट करने में भी उनको कोई संकोच नहीं था। तो इस तरीके से ईसाईकरण की शुरुआत ये पुर्तगालियों ने की। तो पुर्तगालियों ने तो ये एग्रेसिव तरीका अपनाया, और लेकिन एक शताब्दी तक जो ये उनका एग्रेसिव तरीका भारत में और लंका वगैरह में चलता रहा, लेकिन उससे ईसाईकरण भारत में हो नहीं पाया, या बहुत कम ईसाईकरण संभव हुआ। और इस कारण फिर इसके बाद में जो ईसाईकरण के उपाय अपने गए वो उपाय ऐसे थे जिसमें कि वो पुर्तगालियों के तरीके को छोड़ करके और सॉफ्ट तरीका अपनाने का प्रयत्न किया गया, जिसमें फ्रांस के जेसुइटों ने फिर सॉफ्ट तरीके अपनाए। और उसमें एक इटालियन था रॉबर्ट डी नोबिली। ये रॉबर्ट डो नोबिली ये 1605 में भारत आया, और उसने यहाँ आने के बाद में भारत के तरीके अपनाए, ब्राह्मणों जैसे तरीके अपनाए। उसने ब्राह्मणों का वेश धारण करना शुरू किया, उसने यहाँ के लोगों के जैसा खान पान अपनाया, उसने पैरों के अंदर जो अपने लकड़ी की जो पहनी जाती है उस तरह से ब्राह्मणों के जैसे उसने सारा कुछ पहनना शुरू किया। और इस तरीके से उसने यहाँ के लोगों को प्रभावित करके और उनको ईसाई बनाने का प्रयत्न किया। यानी यहाँ भारत में जो ईसाईकरण हुआ है उसमें तरह तरह के उपाय अपनाए गए हैं। तो पुर्तगालियों के बाद में फिर ये दूसरे तरह के उपाय भारत में ईसाईकरण के अपनाए गए। तो ये जो तरीका अपनाने की कोशिश की थी ये एक इटालियन रॉबर्ट डी नोबिली ने ये तरीका अपनाया था। हालांकि इसका पोप ने विरोध किया कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, लेकिन बाद में पोप ने भी मान लिया कि वास्तव में ये तरीका बिल्कुल ठीक है, और उस तरीके को स्वीकृति यहाँ दे दी गई। इसके बाद में ऐसा ही एक तरीका जो अपनाया गया वो पुर्तगाली क्षेत्र के अंदर एक अंग्रेज आया था। यानी इलाका तो पुर्तगालियों का था, उस समय अधिकार पुर्तगालियों का था। तो पुर्तगालियों के इलाके में एक थॉमस स्टीफेंस नाम का एक अंग्रेज आया, और इस थॉमस स्टीफेंस ने 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत के लोगों को ईसाई बनाने के लिए एक और नया तरीका अपनाया। उसने एक क्रिस्ट पुराण नाम का एक ग्रंथ लिखा। यानी ईसाई जो ईसा मसीह के ऊपर जो है ये पुराण, जिसको क्रिस्ट पुराण नाम दिया जाता है, और बहुत बड़ा पुराण था ये। इसमें 11,000 स्टेंजे, और एक एक स्टेंजे में 4-4 श्लोक थे। तो कुल मिलाकर के और करीब 44,000 श्लोक का क्रिस्ट पुराण ये इस अंग्रेज के द्वारा थॉमस स्टीफेंस के द्वारा लिखा गया, और उसने क्रिस्ट पुराण के द्वारा यहाँ के भारत के लोगों को प्रभावित करके और उनको ईसाई बनाने की कोशिश की। उसके बाद में यही तरीका एक फ्रांसीसियों ने जब पौंडीचेरी पर अधिकार कर लिया, तो पौंडीचेरी में आकर के और एक गैस्टन लोरे कोरडू नाम का एक वहाँ का गवर्नर था। तो उसने गैस्टन लोरे कोरडू ने ये जो तरीका यही तरीका यानी ये रॉबर्ट डी नोबिली और इस थॉमस स्टीफेंस ने अपनाया था, तो वो तरीका उसने अपनाया। और ये जो गैस्टन लोरे कोरडू था 1732 में ये पौंडीचेरी आया था,
और यहाँ आकर के वो भारत की संस्कृति से बड़ा प्रभावित हुआ और उसने एक शब्दकोश की रचना की, जिसमें उसने तमिल और तेलुगु और संस्कृत इन भाषाओं का एक शब्दकोश उसने लिखा। और इस गैस्टन लोरे को ये पता चला कि भारत की भाषा संस्कृत का जब उसने अध्ययन किया, ये बड़ा विद्वान था और इसको ग्रीक और लैटिन इनके बारे में जब भी जानकारी थी, तो इसको लगा कि ये जो संस्कृत है, इस संस्कृत में और ग्रीक और लैटिन इन भाषाओं में बड़ी समानता है। इतना ही नहीं, उसको तो यहाँ तक लगा कि रूसी भाषा और जर्मन भाषाएं वो भी संस्कृत से काफ़ी मेल खाती है। ये बात इस गैस्टन लोरे ने महसूस की और ये जो गैस्टन लोरे था, इसका एक एंक्वेटिल डुपेरों, इसके बारे में मैं फिर बाद में थोड़ा जिक्र करूंगा। तो एंक्वेटिल डुपेरों के साथ में उसका संपर्क था। तो ये इस तरीके से भारत में ये शुरुआत हुई ईसाई धर्म का प्रचार करने की, और भारत के साथ में संपर्क उनका जो स्थापित हुआ उसकी इस तरीके से शुरुआत हुई। अब इसके बाद में मैं कुछ और मज़ेदार घटनाओं का जिक्र करता हूँ। किस तरह से भारत के ज्ञान से यूरोप के लोग प्रभावित हुए और भारत के ज्ञान का यूरोप के लोगों ने लाभ उठाया, उसमें मैं एक जिक्र करता हूँ। एक सियाम थाईलैंड जो देश है, ये थाईलैंड उस समय भारत का एक तरह से हिस्सा था। यूरोप के दक्षिण पूर्वी की एशिया के जितने भी देश हैं, इन सभी देशों में हजारों वर्षों से भारत की संस्कृति का प्रसार हुआ था। और शायद हम में से बहुतों को मालूम होगा कि दुनिया के सबसे बड़े मंदिर ये इसी इलाके में, दक्षिण पूर्वी एशिया में बने हुए हैं। तो इस इलाके में थाईलैंड इस समय में 17वीं शताब्दी में जो एशिया के प्रमुख देशों में इसकी गणना थी। भारत और चीन के बाद में सियाम एक महत्वपूर्ण देश था। तो इससे फ्रांस के लोगों ने इससे संपर्क स्थापित करने की कोशिश की और ये प्रयत्न उनके 1664 में शुरू हो गए थे और कई दूत मंडल ये सियाम में फ्रांस के द्वारा भेजे गए थे। तो ऐसा ही एक दूत मंडल ये 1687 में भेजा गया और 1687 के अंदर जो है, जो ये दूत मंडल था, इस दूत मंडल का नेता था डी ला लुबेर, ये इसका नेता था, या जिसको हम राजदूत कह सकते हैं। तो ये राजदूत था और ये जो है, जो यहाँ पहुँच करके उसको, यानी भारत के बारे में या संस्कृत के बारे में, ये एक तरह से हम इसको सियाम को भारत का हिस्सा मान सकते हैं। उसकी जो राजधानी थी उसका नाम भी अयोध्या उसकी राजधानी का नाम था। और ये जो आकर के पहुंचा था ये लुबेरे, वो इस अयोध्या जो उनकी राजधानी थी यहाँ आकर के पहुंचा और यहाँ पहुंच करके उसने यहाँ से कुछ पांडुलिपियाँ, भारतीय ज्ञान के बारे में पांडुलिपियाँ यहाँ से उसने एकत्र करने का प्रयास किया। और पांडुलिपियाँ जो उसने जो यहाँ से एकत्र की, उन पांडुलिपियों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पांडुलिपि थी और वो पांडुलिपि, इसको सियाम पांडुलिपि ऐसा नाम दिया जाता है, सियाम मैन्युस्क्रिप्ट। और ये जो मैन्युस्क्रिप्ट थी, ये मैन्युस्क्रिप्ट थी हमारे खगोल विज्ञान के बारे में संस्कृत में लिखी हुई पांडुलिपि थी। यानी उस समय में वहाँ थाईलैंड में संस्कृत भाषा में ये सारा जितना ज्ञान था इन दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में, ये मूल रूप से संस्कृत भाषा में था। और यहाँ की जितनी भी भाषाएं थी वो सारी की सारी भाषाएं संस्कृत से प्रभावित थी और इन सब भाषाओं की लिपियां भी संस्कृत से निकली हुई है।
सारे दक्षिण पूर्वी एशिया की जितनी लिपियां हैं, 90 से ज्यादा लिपियां, वो सारी की सारी लिपियां देवनागरी से के आधार पर बनी हुई है। देवनागरी का जो सिद्धांत है लिपि का, उस सिद्धांत का उपयोग दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों की सभी लिपियों में उसको अपनाया गया है। तो संस्कृत में ये पांडुलिपि थी, और ये पांडुलिपि जो है यहाँ से फ्रांस आकर के पहुंची। फ्रांस में ये जो है ये पांडुलिपि ये पहुंची फ्रांस का, पेरिस का जो सबसे प्रमुख खगोल शास्त्र का केंद्र था, यहाँ ये पांडुलिपि पहुंची। और उस खगोल शास्त्र के केंद्र का जो मुखिया था वो था जीन डोमिनिक कैसिनी। कैसिनी के नाम से प्रसिद्ध है, जीन डोमिनिक कैसिनी। जीन डोमिनिक कैसिनी ने इस पांडुलिपि का अध्ययन किया। ये पांडुलिपि समझने के लिए उसने कुछ विद्वानों से संपर्क करके संस्कृत सीखी, और संस्कृत सीख करके इस पांडुलिपि का जो कुछ भी कंटेंट था उसको समझना थोड़ा मुश्किल काम था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। पांडुलिपि के थोड़े से हिस्से देख करके उसको लगा कि इसमें बड़े महत्वपूर्ण की जानकारी है, और ये जानकारी प्राप्त करने के लिए उसने 3-4 वर्ष तक दिन रात मेहनत की, और दिन रात मेहनत करके आखिर में वो इसको डिसाइफर करने में सफल हुआ। और ये जो बातें हैं, ये बातें खगोल शास्त्र की है, जिनके बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इनके आधार पर यूरोप में खगोल शास्त्र के ज्ञान को पूर्ण करने की शुरुआत हुई। यूरोप के लोगों को जो खगोल शास्त्र की जानकारी थी, जैसे पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, पृथ्वी से सूर्य की दूरी, दिन की लंबाई, वास्तविक जो दिन की बिल्कुल सेकंड तक दिन का माप, इन बातों की जानकारी यूरोप के लोगों को थी। उसमें कमी थी, और उस कमी को इस भारतीय ज्ञान के द्वारा पूर्ण किया गया। और ये लुबेरे था, डी ला लुबेरे, ये रास्ते में लौटते हुए सूरत होकर के आया। यानी ये तो पहले तो ये सियाम थाईलैंड से रवाना हुआ, थाईलैंड से रवाना होकर के और सूरत होकर के आया। और सूरत में उसको एक पंडित से, यहाँ से भी उसने कुछ जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की, और सूरत में उसको एक बड़ी मजेदार चीज उसको मिली, और वो था मैजिक स्क्वायर। मैजिक स्क्वायर जो है वो 5 खाने इंटू 5 खाने, 25 खानों का मैजिक स्क्वायर है। और इस मैजिक स्क्वायर में जो 25 खाने हैं, उनमें अंक जब लिखे जाते हैं 1 से लेकर के और 25 तक, तो उन अंकों, एक एक खाने में एक अंक दोबारा रिपीट नहीं होता है, तो 1 से लेकर के 25 तक अंक लिखे जाते हैं। उनका जोड़ ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, और क्रॉस, उसको क्रॉस करते हैं, तो क्रॉस करते हुए भी अंकों का जोड़ 65 होता है। यानी ये इन लोग, यूरोप के लोगों के लिए जो है, ये भारत के लोग तो ऐसे सब करते रहते थे, उनके लिए बड़ी कोई खास बात नहीं थी, लेकिन यूरोप के लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी बात थी कि कोई इस तरह की चीज भी हो सकती है। तो मैजिक स्क्वायर वो यहाँ से लेकर के गया, और मैजिक स्क्वायर को इसने बेईमानी से उसका नाम डीला लुबेरे, अपने नाम पर इस मैजिक स्क्वायर को नाम दिया, कि जैसे कोई उसी ने इसका निर्माण किया हो। तो मैजिक स्क्वायर उसके नाम से सिद्ध हुआ। इसी तरह से जो श्याम पांडुलिपि से जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त हुआ, उस ज्ञान को भी यूरोप के लोगों ने हाईजैक किया, और उस ज्ञान को उन्होंने ये नहीं बताया कि सारा का सारा ज्ञान भारत से प्राप्त हुआ है, लेकिन कई विद्वानों को पता लगा बहुत, और इस कारण से भारत के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त करने की लालसा ये यूरोप के लोगों के मन में पैदा हुई। इसके बाद 1750 में एक जोसेफ लिस्ले नामक एक फ्रांसीसी अधिकारी था। उसने
पांडिचेरी में अधिकारी था, उसने 2 पांडुलिपियां, ये एक तो उसने कृष्णपुरम से प्राप्त की थी, एक नरसिंहपुरम से प्राप्त की थी, और पंचांग शिरोमणि उसका नाम है। पंचांग शिरोमणि यानी भारतीय पंचांग जो होते हैं, तो पंचांग शिरोमणि इसका नाम है। तो पंचांग शिरोमणि ये जो है वो उसने फ्रांस भेजी, और फ्रांस में इसको फ्रांस का एक बहुत बड़ा जो राजनीतिक अधिकारी भी था, लेकिन इसके साथ साथ वो एक बहुत बड़ा खगोल शास्त्री था, जीन सिल्वन बेली, बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हुआ है। इस जीन सिल्वन बेली ने इस पंचांग शिरोमणि को एनालाइज किया, और एनालाइज करके उसके बाद में उसने भारतीय ज्योतिष ज्ञान के बारे में एक पुस्तक लिखी। तो इस तरह से भारतीय ज्योतिष ज्ञान जो है, भारतीय जो खगोल शास्त्र का ज्ञान है, वो उसके संबंध में यूरोप के लोगों को में एक रुचि उत्पन्न होती गई। इसके बाद में एक व्यक्ति जो है वो फ्रांस से आया, और एक जो फ्रांस का बहुत बड़ा ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता था, वो दक्षिण भारत आया, और दक्षिण भारत आकर के वो यहाँ के कुछ विद्वानों से मिला, और उन विद्वानों से उसको जो 30 अगस्त 1765 के दिन एक चंद्र ग्रहण हुआ था। तो उस चंद्र ग्रहण के बारे में बिल्कुल सही जानकारी बहुत पहले से, और वो सही जानकारी बिल्कुल मिनट टू मिनट सही जानकारी उस चंद्र ग्रहण के बारे में उस विद्वान को दक्षिण भारत के पंडितों ने दी। और अब जब उसको ये जानकारी प्राप्त हुई, तो उसने ये कोशिश की कि ये जानकारी उन लोगों ने किस गणना के आधार पर ये जानकारी की है, तो वो प्राप्त करने की कोशिश की, और कई महीनों तक जो है उसने पंडितों के पास बैठ करके और वो जानकारी प्राप्त की। तो इस तरह से चंद्र ग्रहण का ठीक तरह से कैसे पता लगाया जा सकता है, तो इसकी जानकारी ये यूरोप, ये दक्षिण भारत से पहुंची। इसके बाद में जिक्र करता हूं एक एंक्वेटिल डुपेरों, इसके बारे में। ये एंक्वेटिल डुपेरों ये फ्रांस का एक विद्वान था, और एंक्वेटिल डुपेरों जो है वो भारत से कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स एकत्र करके, पांडुलिपियां एकत्र करके, जिनमें कि कुछ ज्ञान की बातें हो, क्योंकि भारत के बारे में जानकारी बढ़ती जा रही थी, और भारत की इन पांडुलिपियों में रुचि फ्रांस के लोगों की बढ़ती जा रही थी। तो भारत से कुछ पांडुलिपियां एकत्र करने के लिए वो 1755 में आया, 1755। और भारत जब वो आया, तो उस समय फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में 7 इयर्स वॉर चल रही थी। और ये जो सप्तवर्षीय युद्ध है, ये सप्तवर्षीय युद्ध वैसे तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में शुरू हुआ था, लेकिन इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में ये युद्ध अमेरिका में भी हुआ। अमेरिका में भी जो दोनों के उपनिवेश थे, तो उनके बीच में युद्ध हुआ, और भारत में भी दोनों के उपनिवेश थे, उनके बीच में युद्ध हुआ। और भारत में ये जो युद्ध हुआ, इस युद्ध में वैसे फ्रांस की कॉलोनीज को कुछ सफलता प्राप्त हुई, खैर ये एक अलग बात है। लेकिन ये जो युद्ध चल रहा था, इस युद्ध के कारण उसको यहाँ जो पांडुलिपियां वो एकत्र करना चाहता था, वो एकत्र करने में उसको कठिनाई हुई। थोड़ी बहुत पांडुलिपियां उसने सूरत वगैरह से एकत्र की, और उसके बाद में वो बनारस जाकर के और वहां से पांडुलिपियां एकत्र करना चाहता था। लेकिन इसमें उसको बड़ी कठिनाई हुई, क्योंकि उस समय जो है वो बंगाल में अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया था, और बिहार तक के इलाकों पर उनका प्रभाव स्थापित हो गया था। तो इस कारण उसको बनारस पहुंच करके
और पांडुलिपियां एकत्र करने में कठिनाई हुई। तो थोड़े समय तक कोशिश करने के बाद में कुछ पांडुलिपियां उसने एकत्र की और उसके बाद में वो फ्रांस लौट गया। तो फ्रांस चला गया, लेकिन उसने यहाँ भारत में एक सैनिक अधिकारी था। उस सैनिक अधिकारी को उसने कहा कि अगर वह संभव हो सके तो यहाँ से कुछ पांडुलिपियां एकत्र करके भेजने की कोशिश करे। तो ये जो फ्रांसीसी सैनिक अधिकारी था, ये एक लड़ाई, बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। ये बक्सर का जो युद्ध हुआ था, ये अंग्रेजों और मुगल सम्राट और वो बंगाल का नवाब और अवध का नवाब, एक तरफ तो थे मुगल सम्राट और अवध का नवाब और बंगाल का नवाब मीर कासिम, और दूसरी तरफ थे अंग्रेज। उनके बीच में युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों को सफलता प्राप्त हुई, और अंग्रेजों को सफलता प्राप्त हुई। खैर, इस युद्ध वगैरह से हमें कोई ज्यादा मतलब नहीं है। पर इस युद्ध के बाद में जिस फ्रेंच अधिकारी की मैं बात कर रहा हूँ, वो फ्रेंच अधिकारी ये अवध के नवाब के यहाँ पहुंचा, और अवध के नवाब से उसने लखनऊ में उसने वहां की लाइब्रेरी में उसने ढूंढने की कोशिश की कि उसको कुछ महत्वपूर्ण पांडुलिपियां प्राप्त हो सके। और इन पांडुलिपियों में उसको एक बहुत ही महत्वपूर्ण पांडुलिपि प्राप्त हुई। उसने और भी पांडुलिपियां यहाँ से ली होगी, लेकिन इनमें एक बड़ी महत्वपूर्ण पांडुलिपि थी। वो थी उपनिषदों का जो है फारसी भाषा में जो अनुवाद हुआ था। दारा ने करीब 1650 में दारा ने 51 उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। और दारा के अनुवाद किए हुए ये जो फारसी भाषा के का ग्रंथ था, उसकी एक कॉपी उसको यहाँ इलाहाबाद में प्राप्त हुई, और ये कॉपी उसने ले जा करके और 1775 में वो इस कॉपी को फ्रांस पहुंचाने में सफल हुआ। और फ्रांस में ये कॉपी इक्वेटिल डुपेरो को प्राप्त हुई, और उसके बाद में इक्वेटिल डुपेरो ने ये जो उसको कॉपी प्राप्त हुई थी फारसी भाषा में उपनिषदों की, उस उपनिषदों की का उसने ट्रांसलेशन, बहुत साल तक उसने मेहनत की, संस्कृत सीखी, और संस्कृत सीख करके और उसने कई साल तक मेहनत करके और लैटिन भाषा में इसका अनुवाद किया। और ये जो अनुवाद है, ये 1812 में ये अनुवाद प्रकाशित हुआ। और इस अनुवाद ने आगे चल करके और यूरोप में एक बहुत बड़ी क्रांति एक तरह से हुई, उसमें योगदान दिया। तो ये जो 51 उपनिषदों का ट्रांसलेशन था, ये कुछ वर्ष बाद 1814 ईस्वी में शोपेनहावर नाम का एक जर्मनी का बहुत बड़ा विद्वान हुआ है, जिसकी यूरोप के महानतम दार्शनिकों में गणना होती है। तो इस शोपेनहावर ने, जर्मनी का था, तो शोपेनहावर ने इसको पढ़ा, और इसको पढ़ करके इसके बारे में मैं चर्चा अभी नहीं करूंगा। जर्मन इंडोलॉजी के बारे में जब चर्चा करेंगे तो शोपेनहावर के बारे में और उसका क्या विचार था उपनिषदों के बारे में, तो उसकी चर्चा करूंगा। लेकिन यहाँ ये कहना पर्याप्त होगा कि ये जो 51 उपनिषदों का ट्रांसलेशन हुआ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। तो ये इक्वेटिल डुपेरो ने इस तरह से ये ट्रांसलेशन किया। उसके बाद में मैं थोड़ी चर्चा करता हूँ वोल्टेयर की। वोल्टेयर ये यूरोप के अपने समय के महानतम विद्वानों में से था, और फ्रांस की राज्य क्रांति से कुछ वर्ष पहले
इसकी मृत्यु हुई थी। शायद मृत्यु का वर्ष इसका 1778 ऐसा कुछ उसका मृत्यु का वर्ष है। तो ये वोल्टेयर, इसका यूरोप के सभी देशों के विद्वानों के साथ में संपर्क था और एक बहुत बड़ा शासक जो इस समय में यूरोप का एक प्रशा का शासक था, उसके साथ भी उसके संबंध थे। उन दोनों के बीच में जो पत्र व्यवहार हुआ था, वो पत्र व्यवहार 400 पेज की पुस्तक में प्रकाशित है और इसने अपने समय में करीब 20,000 पत्र इसने इस वोल्टेयर ने लिखे थे। और ये वोल्टेयर जो है एक बहुत बड़ा विचारक था। तो वोल्टेयर कई पुस्तकें भी उसने लिखी और उसने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में फ्रेगमेंट्स ऑन इंडिया इस नाम से एक पुस्तक लिखी। इसके अलावा उसने कुछ एसेज लिखे, उन एसेज में भी भारत के बारे में वर्णन है। तो भारत के बारे में काफ़ी जिक्र इसने किया है। तो ये वोल्टेयर, इसका सिर्फ एक कथन मैं आपको ये सुनाता हूँ। ये कहता है कि खगोल शास्त्र और ज्योतिष और पुनर्जन्म इत्यादि के बारे में, जो पुनर्जन्म का सिद्धांत है, तो इनके बारे में जो कुछ भी जानकारी हमारे पास में है, वो जानकारी भारत से आकर के पहुंची है। देखिए, मैंने एक चीज का नाम लिया पुनर्जन्म। ये पुनर्जन्म की जो बात है, इसमें यूरोप के लोग सामान्यतया विश्वास नहीं करते थे, लेकिन वोल्टेयर पुनर्जन्म में विश्वास करता था। और कई ऐसे दार्शनिक यूरोप में हुए हैं जो पुनर्जन्म में विश्वास करने लग गए। हालांकि जो ईसाई धर्म के मानने वाले थे वो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन वोल्टेयर अपने आप को ईसाई मानता ही नहीं था। और बहुत सारे ऐसे चिंतक विचारक हुए जो वोल्टेयर के इस विचार को मानने लगे और पुनर्जन्म में विश्वास करने लगे। तो वो कहता है कि पुनर्जन्म के बारे में भी जो जानकारी हमारे पास में है, वो भारत से आकर के पहुंची है। वो आगे लिखता है कि पाइथागोरस जो सामोस से भारत गया, यानी 2500 साल पहले, जो पाइथागोरस जो अपने समय का यूनान का सबसे बड़ा विद्वान था, तो वो जो भारत गया, सामोस एक टापू था वहाँ से, तो वो बिना कारण नहीं गया। निश्चित रूप से उसको भारत के बारे में, पाइथागोरस को भारत के बारे में जानकारी थी, भारत के ज्ञान के बारे में जानकारी थी और वहाँ से वो कुछ सीखना चाहता था। इस कारण ही पाइथागोरस भारत गया था। इस पाइथागोरस की चर्चा हम पहले कर चुके हैं जब हमने यूनान की इंडोलॉजी के बारे में चर्चा की थी। तो ये वोल्टेयर जो है वो भी इस तरह से बहुत अधिक भारत से प्रभावित हुआ था। उसके बाद में मैं एक चर्चा करता हूँ आपको कि संस्कृत शिक्षा, इसमें जो रुचि यूरोप के लोगों में इसकी शुरुआत हुई, उसकी शुरुआत सबसे पहले फ्रांस में हुई थी। और फ्रांस में जो है एक इसकी शुरुआत करने वाला व्यक्ति था, वो था आंतोआ लियोनार्डो डा चेजीज। आंतोआ लियोनार्डो डा चेजी, उसका जीवन काल है 1773 से 1832। ये जो चेजी था, ये इसको प्रारंभ में कोई संस्कृत की जानकारी नहीं थी, बाकी दूसरी कई भाषाओं का, फारसी, अरबी वगैरह उसने सीखी थी, बड़ा विद्वान था। लेकिन भारत के बारे में जानकारी प्राप्त होने के बाद में और भारत के ज्ञान के बारे में जब जानकारी उसको मिली, तो इन ग्रंथों को मूल रूप से पढ़ने के लिए, मूल ग्रंथों को पढ़ने के लिए उसने 1803 में संस्कृत सीखना शुरू किया। और संस्कृत सीखते हुए जो उसने प्रारंभ किया, सेल्फ टॉट व्यक्ति था, उसको किसी ने संस्कृत नहीं सिखाई नहीं। एक व्यक्ति था हैमिल्टन, जो इंग्लैंड से फ्रांस आकर के पहुंचा था, तो उससे इसका मैं अभी जिक्र करूंगा। तो उस हैमिल्टन से कुछ सहयोग उसको मिला। और इसके अलावा
मुख्य रूप से उसने खुद कोशिश करके संस्कृत सीखी और संस्कृत सीख करके वो संस्कृत का ऐसा पंडित बन गया कि अपने आप संस्कृत पढ़ करके ऐसा पंडित बन गया कि 1815 में जब फ्रांस और इंग्लैंड, फ्रांस और यूरोप के देशों के बीच में होने वाले युद्ध समाप्त हुए, नेपोलियन हार गया, उसके बाद में फ्रांस में जो कॉलेज डी फ्रांस, जो फ्रांस यूरोप जो पेरिस का सबसे बड़ा कॉलेज था, फ्रांस का सबसे बड़ा कॉलेज माना जा सकता है, तो वहाँ ये संस्कृत का प्रोफेसर नियुक्त हुआ और यहाँ वो फिर 1832 तक, 1832 में इसकी मृत्यु हुई, तो मृत्यु पर्यंत वो यहाँ ये संस्कृत का प्रोफेसर रहा। और उसके बाद में उसका स्थान यूजेन बर्नौफ उसने लिया और यूजेन बर्नौफ जो उसका शिष्य था, वो यूजेन बर्नौफ वो इसके बाद में यहाँ संस्कृत का प्रोफेसर बना। और यहाँ जो उसके अन्य शिष्य थे, उन अन्य शिष्यों में एक तो मैंने अभी नाम लिया आपको यूजेन बर्नौफ, और एक उसका एमिल लुई बर्नौफ जो इसका एक कजन था। तो ये लोग जो है, और एक बॉल, यानी इसके कुछ तो फ्रांसीसी शिष्य थे, और फ्रांसीसी शिष्यों के अलावा इसके शिष्यों में उस समय स्थिति ये थी, क्या होता था कि जो अच्छे बड़े विद्वान हैं वो आपस में यानी जिन देशों के बीच में युद्ध चलते रहते थे, उनके विद्वानों के बीच में भी आपस में संपर्क होते थे। तो जर्मनी इस समय एक देश नहीं था, जर्मनी में कई सारे छोटे छोटे राज्य थे। तो जर्मनी के जो राज्य थे, तो इनके साथ भी इनके जर्मन लोगों के संबंध भी पेरिस के साथ थे, और बहुत सारे जो जर्मन हैं वो पेरिस संस्कृत सीखने के लिए आए। यानी उस समय जर्मनी के राज्यों में, जर्मनी में कई सारे राज्य थे, जर्मनी के राज्यों में संस्कृत का अध्ययन शुरू नहीं हुआ था। तो संस्कृत का अध्ययन जो है वो सबसे पहले फ्रांस में शुरू हुआ था। इस कारण इस आंतोन लियोनार्डो दा चेजी उससे संस्कृत सीखने के लिए जर्मनी के विद्वान आकर के पहुंचे, और जर्मनी के बहुत बड़े विद्वान, जिनमें से एक फ्रेंच बोप BOPP, एक विल्हेल्म फॉन हम्बोल्ट, एक फ्रेडरिक श्लेगल, इस तरह के व्यक्ति। और फ्रेडरिक श्लेगल वो व्यक्ति था जिसने शकुंतला नाटक ये इसको एडिट किया था। तो इसने जो है इस तरह के विद्वान ये पेरिस इससे पढ़ने के लिए आए, और यहाँ पढ़ने के बाद में फिर इन लोगों ने जर्मनी में जाकर के और संस्कृत का प्रसार किया। तो ये जो आंतुआ था, इसने शकुंतला नाटक इसको एडिट किया और अमृत शतक इसका अनुवाद किया। अमृत शतक जो है ये एक इसको कहेंगे श्रृंगार की रचना है, बहुत अच्छा श्रृंगार है इसमें। तो अमृत शतक नाम के इस श्रृंगार की रचना का इसने अनुवाद किया। तो ये इस तरह से आंतोन लियोनार्डो, इसका एक बड़ा योगदान जो है वो संस्कृत का विस्तार करने में रहा। फिर उसके बाद में एक यूजेन बर्नौफ, जिसका मैंने नाम लिया आपको अभी, कि जो इसका शिष्य था, उसने भागवत पुराण इसका अनुवाद किया फ्रेंच भाषा में, और उसने एक बहुत महत्वपूर्ण महायान बौद्ध ग्रंथ था सद्धर्म पुंडरीक सूत्र, उसका फ्रेंच भाषा में अनुवाद किया। फिर उसके बाद में एक और विद्वान था, इनके बारे में बिल्कुल थोड़ी सी इनके बारे में संक्षेप में बता रहा हूं मैं आपको। फिर उसके बाद में एक एमिल लुइस बर्नौफ, जिसका जीवन काल 1821 से 1907 उसका जीवन काल है। उसने गीता पर टीका लिखी, उसने संस्कृत और फ्रेंच शब्दकोश का निर्माण किया, और उसकी एक खास बात यह थी कि उसने एक रेस थियरी, प्रजातीय सिद्धांत, जिसमें उसने कहा कि आर्य जो है
वो संसार में सबसे श्रेष्ठ हैं, और उसने ये भारत के आर्यों का संबंध वो यूरोप के आर्यों के साथ में, कि यूरोप के लोग भी आर्य हैं और भारत के लोग भी आर्य हैं, तो इस तरह का एक सिद्धांत जो है वो इस एमिल लुइस बर्नौफ उसने स्थापित किया। और उसने एक बात कही कि स्वास्तिक जो है, स्वस्तिक जो है ये इन आर्यों का एक प्रतीक है। इस तरह की बातें इस एमिल लुइस बर्नौफ इसने कही। और तो ये इस तरह के लोग जो है इन्होंने संस्कृत और भारत के बारे में ज्ञान, इसके प्रसार में योगदान दिया। और इस संस्कृत के प्रसार में योगदान देने वालों में एक व्यक्ति जो है, इसका जिक्र यहाँ करना जरूरी है। वो रहने वाला तो इंग्लैंड का था, लेकिन उसने संस्कृत के प्रसार में, यानी इंग्लैंड में भी और फ्रांस में भी और जर्मनी में भी, तीनों देशों में संस्कृत के प्रसार में योगदान दिया। उसकी चर्चा हम जब इंग्लैंड की जो इंडोलॉजी है, ब्रिटिश इंडोलॉजी, उसका जिक्र करेंगे तब करेंगे। लेकिन यहाँ ये बताना जरूरी है कि अलेक्जेंडर हैमिल्टन, जिसका जीवन काल 1762 से 1824 है, ये एक ब्रिटिश नेवी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की नेवी थी, उस ईस्ट इंडिया कंपनी की नेवी में अधिकारी था। और ये 1802 में ये पेरिस आकर के पहुंचा। पेरिस जब ये आकर के पहुंचा तो उस समय एक वर्ष के लिए यूरोप के देशों के बीच में और नेपोलियन के बीच में समझौता रहा था। वैसे फ्रांस और यूरोप के देशों के बीच में कई वर्षों तक युद्ध चले थे, और ये युद्ध जो है ये 1799 से 1814 तक ये लड़ाइयाँ चली थी। इन लड़ाइयों के बीच में एक साल ऐसा निकला था जब शांति रही थी, एक एमीन्स की संधि हुई थी, और संधि जब हुई तो उस समय शांति रही थी। और जब शांति रही तो उस शांति के समय में ये फ्रांस में भारत के बारे में मैन्युस्क्रिप्ट इकट्ठी करने के लिए, फ्रांस में क्या है कि मैन्युस्क्रिप्ट यहाँ के विद्वानों ने बहुत सारी एकत्र की थी। फ्रांस के लोग, मैंने अभी पहले जिक्र भी किया कि किस तरह से फ्रांस के लोगों ने ये यहाँ थाईलैंड वगैरह से और भारत से मैन्युस्क्रिप्ट ला करके इकट्ठी की थी। तो पांडुलिपियां, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए वो पेरिस आकर के पहुंचा। और पेरिस आकर के जब वो पहुंचा तो उसके बाद में फिर 1803 में लड़ाई शुरू हो गई। जब लड़ाई शुरू हो गई तो लड़ाई शुरू होने के बाद में वैसे तो उसको थोड़े समय के लिए बंदी बना लिया नेपोलियन ने। नेपोलियन उस समय सम्राट था फ्रांस का, लेकिन वहां के कुछ विद्वानों के कहने से उसको ज्ञान प्राप्त करने के लिए, यानी कि जो पांडुलिपियां थी भारत के बारे में, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए और संस्कृत की शिक्षा ये फ्रांस के लोगों को प्रदान करने के लिए उसको छूट दी गई। और इसके बाद में जो है वो कई वर्षों तक फ्रांस में रहा। जब तक ये युद्ध चलते रहे तब तक वो फ्रांस में रहा, जबकि लड़ाई चल रही थी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, लेकिन वो फ्रांस में रहा। और फ्रांस में रह करके उसने यहाँ कई विद्वानों को, जिनके अंदर, जिसमें ये चेजी, आंटो लियोनार्दो चेजी इसका नाम भी है, और इसके अलावा और कई लोगों को, जिनमें जीन लुई बर्नौफ ये एक विद्वान था, यूजेन बर्नौफ ये एक विद्वान था, इस तरह के विद्वानों को और जर्मन विद्वानों को भी, तो उसने जो है वो संस्कृत सिखाई की शिक्षा का प्रसार है वो उसको ये इस अलेक्स हैमिल्टन ने किया। ये मैंने कुछ जो 19th सेंचुरी तक के विद्वान हैं उनके बारे में थोड़ी चर्चा की है। इसके बाद में भी फ्रांस के विद्वानों में भारत के प्रति एक सिंपैथी की भावना ये लगातार बनी रही। और 1857 का जैसे युद्ध भारत में हुआ तो उस समय भी
फ्रांस के लोगों के मन में भारत के प्रति एक सिंपैथी थी। तो इनकी मैं अब आगे चर्चा नहीं करूँगा। और इस समय जो है मैं चर्चा करता हूँ वर्तमान काल के दो विद्वान, यानी किस तरह से फ्रांस के लोगों के मन में इस समय तक एक सद्भावना उनके मन में बनी हुई है। तो उनमें दो विद्वानों का मैं जिक्र करता हूँ। एक 20वीं सदी का विद्वान है अलेन डेनिलू। उसका जीवन काल 1907 से 1994 है। ये एनिल डेनिलो जो है ये बड़ा परम भारत भक्त हुआ है और इसने शैव धर्म अपना लिया। शिव जी का भक्त बन गया और इसकी भारत के संगीत में इसकी बड़ी रुचि थी। और इसने कामसूत्र, वात्स्यायन का जो कामसूत्र है, जो कि श्रृंगार की रचना है, इस वात्स्यायन के कामसूत्र के का इसने फ्रेंच भाषा, इसने अंग्रेजी में उसका ट्रांसलेशन किया। और इसके अलावा उसने हिंदी और संस्कृत इनका इसने अध्ययन किया। तो इस अनिल डेनिलो, इसके बारे में ज़्यादा चर्चा करने का समय नहीं है, लेकिन हमें जिनको रुचि है इंडोलॉजी के बारे में जानने की, तो उन्हें इसके बारे में जानने का प्रयत्न करना चाहिए। उसके बाद में मैं एक चर्चा करता हूँ। एक बहुत बड़ा पत्रकार है फ्रांस का, फ्रांसवा गोता। फ्रांसवा गोता जो है ये भारत में बहुत कम उम्र में था। उस समय ये भारत आ गया था और भारत आने के बाद में उसको भारत में ऐसी रुचि उत्पन्न हुई कि उसके बाद में वो भारत का ही बन करके रह गया। इसके बारे में कुछ बातें मैं उनका जिक्र करता हूँ। एक तो ये एक इतिहासकार है और उसका यह कहना है कि भारत के इतिहास को बहुत ही विकृत तरीके से प्रस्तुत किया गया है और भारत के इतिहास को जो खास तौर से जो वामपंथियों ने विकृत किया है उसकी वो बड़े आलोचना करता है। और इसके साथ ही वो इस बात की आलोचना करता है कि जो एक मुस्लिम शासन के काल में और मुस्लिम आक्रमण के काल में जो भारत के लोगों पर अत्याचार हुए, इस तरह की बातों को जानबूझ करके और इतिहास में अंडर द कारपेट करने की कोशिश की गई है। तो इसकी वो बड़ी आलोचना करता है। वो सरस्वती नदी, इसके बारे में उसका विचार है कि सरस्वती नदी के क्षेत्र में रहने वाले जो लोग थे वो भारत के बाहर यहाँ से गए हैं। और ये कहना कि यूरोप के जो बाहर के लोगों ने भारत पर यानी ये आर्य जो है भारत से बाहर से आया है, तो इस बात को वो नहीं मानता है। इसके बजाय वो कहता है कि बाहर जो हमको भारत की संस्कृति के दर्शन, जो वैदिक संस्कृति हमको मध्य एशिया में हमको दिखाई देती है, वो मध्य एशिया में भारतीय संस्कृति भारत से पहुंची थी, वो वहां से भारत नहीं आई। तो वो इस तरह का उसका विचार है। तो इस तरह से, और ये जो पत्रकार है ये इस समय वैसे कई जो फ्रांस के अखबार हैं उनमें उसने पत्रकारिता की है। इस समय क्वेस्ट फ्रांस नाम का एक अखबार है, एक डेली न्यूज़पेपर है, जिसका जहाँ जहाँ फ्रेंच भाषा प्रचलित है दुनिया भर में, वहाँ ये अखबार जाता है, डेली न्यूज़पेपर। और इसकी करीब 8 लाख कॉपीज इस अखबार की छपती है। तो इस अखबार में भारत के बारे में ये लिखने का काम ये फ्रांसवा गोता करता है। तो फ्रांसवा गोता इस तरह से ये यानी इस तरह से इंडोलॉजिस्ट में, जो वर्तमान इंडोलॉजिस्ट में इसकी गणना की जा सकती है। तो इस तरह से ये फ्रांस की जो इंडोलॉजी है उसका बड़ा महत्व है और फ्रांस की इस इंडोलॉजी के बारे में कुछ अधिक जानने का हमें प्रयास करना चाहिए। तो ये कुछ बातें मैंने आपसे फ्रांस की इंडोलॉजी के बारे में बताने की कोशिश की। इसके एपिसोड में जर्मन इंडोलॉजी के बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। यानी फ्रांस में तो इंडोलॉजी जो है वो एक तरह से
1830 के बाद में फ्रांस में इंडोलॉजी वो एक तरह से उसका यूं कह सकते हैं कि अवसान का समय था। बाद में ज़्यादा उसका प्रसार फ्रांस में नहीं हुआ, लेकिन जर्मनी में इस इंडोलॉजी का बहुत ज़्यादा प्रसार हुआ। और तो इस जर्मन इंडोलॉजी, और अभी भी जर्मनी के अनेक विश्वविद्यालयों में संस्कृत की पीठ हैं। तो इस जर्मन इंडोलॉजी के बारे में हम अगली कड़ी में उसकी चर्चा करेंगे। जी प्रोफेसर साहब, आपने जो बात फ्रेंच इंडोलॉजी के बारे में कही है, क्योंकि हम लोग ऐसा लगता है कई बार सुनने में कि हिंदुस्तान को चाहने वाले, हिंदुस्तान को मानने वाले हमारे यहाँ ही है, यही भारत भक्त भारत में ही होते हैं। लेकिन अगर भारत की बात करते हैं तो सबका कल्याण करने वाला, तो सबका कल्याण करने वाला तो सब में ही होता है। और सब तो फिर पूरा विश्व, पूरी सृष्टि हुई। तो जहां जहां कोई व्यक्ति मानवता के कल्याण के लिए समझ में आता है, वो भारत भक्त हो ही जाता है। और इसी तरीके से पहले ग्रीक इंडोलॉजी के बारे में, यानी कि यूनानी, आज फ्रेंच की बात हुई है, फ्रांसीसी लोगों की बात हुई है, अगली बार जर्मन लोगों की बात करेंगे, फिर ब्रिटिश लोगों की बात करेंगे। ये बात लगातार निकलेगी, लेकिन जितने लोग हमसे जुड़ रहे हैं उन लोगों की ये बात रहेगी कि वो अपने तक इस बात को ना रखें, आगे तक लेकर के जाएं। और हिंदुस्तान के इस प्रेम जो है, हिंदुस्तान के प्रति प्रेम जो लोगों ने दिखाया है, इस बात को सबको बताने में अपना छोटा छोटा सहभाग जरूर रखें। तो आज के कार्यक्रम में महावीर जी इतना ही। और सभी दर्शकों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जो आप हमसे जुड़े और अपना अपेक्षित सहयोग और समर्थन हमें निरंतर प्रदान करते हैं, करते रहेंगे, ऐसी आपसे अपेक्षा है। महावीर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में इतनी सुंदर जानकारी हम सभी के सम्मुख रखने के लिए, प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। हाँ, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।